हम चैप्टर 3 करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 किया था, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें यूज़ होंगी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सबसे पहले क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जब कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको एट द एंड ये निकालना है कि वो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस में है, या क्या उसके क्या एक्सपेंसेस थे, क्या उसकी इनकम थी, कहाँ कहाँ से उसको पैसा आया, क्या उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ। तो ये सब, और इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेसमैन को देखनी होती है। ठीक है, बिजनेसमैन ऑनर के साथ साथ आउटसाइडर को भी देखनी पड़ती है, तो कुछ अब ये है कि सारे बिजनेसमैन यदि अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स मतलब स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कंक्लूजन कभी निकल ही नहीं पाएगा। सपोज 4 बिजनेसमैन है, 4 बिजनेस है, बिजनेस 1, 2, 3 और 4। ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी जो बुक्स हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस है वो निकाल रहा है, और वैसी ये किसी और के अकॉर्डिंग, ये किसी और, ये किसी और। तो जो एक थर्ड पर्सन होगा वो किस बेसिस पे ये जज करेगा कि कौन सा बिजनेस अच्छा है और किस में उसको पैसा लगाना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ICI होता है, जो CAs होते हैं उनके लिए ICI एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये रूल्स बनाते हैं कि कैसे हमारी जो बुक्स हैं बिजनेस की वो मेंटेन होंगी, क्या रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हमारे अकाउंट में। तो वो जो प्रॉपर रूल्स हैं जिसको हर जने को फॉलो करना पड़ेगा। ये कोई ये नहीं है कि हमारा मन है तो हम कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है तो नहीं। ये एक कंपलसरी चीज़, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसको बोलते हैं, जो रूल्स होते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हुए? देखो, वो होते हैं यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब वो कंपलसरी है, एक कंफर्म है कि यदि ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ होगी। मतलब सपोज यदि कोई भी मैंने सेल्स की तो वो हमें दिखानी पड़ेगी कि वो या तो कैश सेल है या क्रेडिट सेल। ये एक बहुत एग्जाम्पल माइनर सा है, मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कोई भी मॉनेटरी आइटम है तो वो हमें शो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैन मेड, ये कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई वो नेचुरली हो रहा है, मैन मेड है, हमारी इंसानों ने ही बनाई है। इसकी एक कम्युनिटी होती है जो कि ICI कम्युनिटी या ICI है, जो रूल्स बनाता है किसके साथ मिलके? MC होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसी जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कुछ भी हो एक पर्टिकुलर रूल बना दिया, जैसे जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें वो वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये जनरली एक्सेप्टेड होता है, हर जने को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इसके फ़ायदे और भी होते हैं, रेलिवेंट होता है। इसके कारण हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इतनी यूज़फुल हो जाती है, जिसमें हर एक चीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारी कवर कर देते हैं जो कि होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ये पर्सनल बायसनेस नहीं है कि सपोज़ मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं अपने बिज़नेस में सिर्फ अपने अकॉर्डिंग कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखे उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही हूँ। मेरे को जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ रहा है, इसमें मेरी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो पाती इस कारण। तो जो बुक्स हैं वो ट्रू और फेयर बनती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, वही हर जने के अकॉर्डिंग हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बन जाती है। नीड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यदि सारे अलग अलग अपने अकाउंट्स बनाएंगे तो सारों के प्रॉफिट्स अलग अलग निकलेंगे। सारे ये प्रेफर करेंगे कि हम ये दिखाएं कि हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट में है, हमें खर्चे कम हो रहे हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो और कोई भी समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल में बुक्स किसके अकॉर्डिंग बनी है। तो एक
प्रॉपर रूल बना दिया कि हर जने को इस रूल के अकॉर्डिंग ही बुक्स मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो अजम्पशंस होती है, ये हम अजम्पशंस मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये तो होगा ही होगा। एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि इन ये कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अजम्पशन बेसिक 3 होती है, ये तुम्हारे हमेशा काम आएगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पेज पे ये वाला है, ये मार्क कर लेना, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। 3 अजम्पशंस होती हैं, हाँ 3 अजम्पशंस होती हैं। क्या? गोइंग कंसर्न, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। अब क्या होता है, 3 अजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न मतलब हम ये बुक्स इस अकॉर्डिंग बनती है, ये जूम करते हुए कि जो हमारा बिजनेस है वो आज भी है, वो कल भी होगा, मतलब इस साल भी है, वो अगले साल भी होगा, और आने वाले कई सालों तक वो चलता ही रहेगा। हम हर साल बुक्स इस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि जो हमारा आज का बिजनेस है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा। हम ये अज्यूम नहीं करते कि आज जो हमने बिजनेस किया वो अगले साल बंद हो जाएगा, हम इसी अजम्पशन से चलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। हम जो आज रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम आने वाले सालों में वही हमेशा फॉलो करते हैं। अब ये फॉलो ना करने के 3 रीजंस होते हैं कि जब हम अपने हमारे जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको कब चेंज कर सकते हैं। या तो हमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, या हमारी बेटर प्रेजेंटेशन के कारण हम उसको चेंज कर रहे हैं, या वो हमारे बिजनेस या उसके अकॉर्डिंग। ये 3 मैं तुम्हें आगे दिखा दूंगी। ठीक है, तीसरा आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी खर्चा हो गया या हमें पैसा, हमने काम कर दिया, पैसा आया है नहीं आया, पैसा दिया है या नहीं दिया, वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कि सपोज मैंने किसी से कार परचेज कर ली ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट मतलब मैंने उसको अभी पैसे नहीं दिए, मुझे उसको पैसे देने हैं, बट मैंने कार परचेज कर ली। अब क्या होगा, मुझे इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने पैसे दे दिए, नहीं दिए, मुझे पैसे देने हैं, बट मैंने कार परचेज कर ली, मैं पैसे अभी तक नहीं दिए तो भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। हम जो चीज़ कर चुके उसके बेसिस पे हमने चाहे पेमेंट की है नहीं की, पेमेंट रिसीव हुई है नहीं हुई, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस है, इसके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब एक बार हम बुक में से देख लेते हैं। यही होगा चार्टर्ड अकाउंट, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। बाकी ये अदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ लेते हैं। गोइंग कंसर्न यही कि ये हम अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलता रहेगा, तो हम बुक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ये तुम अपने आप पढ़ सकते हो। फिर आता है कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंट रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। यही कि हम एक रूल्स को और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो मेथड्स हैं उसको यही सेम रखते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं जैसे ना
डेप्रीसिएशन मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV। अब एक बार मैं यदि एक मेथड यूज़ कर रही हूँ तो मैं हर साल वही मेथड यूज़ करूँगी। मैं ऐसे नहीं कि मैं एक साल ये मेथड यूज़ कर रही हूँ, अगले साल मैं कुछ और मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का, इसके 3 रीजंस होते हैं जब हम चेंज कर सकते हैं, वो तुम्हें आगे पता चल जाएंगे। फिर यही स्ट्रेट, ये मैंने जो मैं तुम्हें एग्जांपल दिया ये यहीं लिखा हुआ है, ये रहा कि फॉर एग्जांपल उसने डेप्रिसिएशन का मेथड चूज़ किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड या अनदर, तो उसको हर साल वही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक्रूअल, मतलब कि चाहे ट्रांजेक्शन्स हमें पैसे मिले हैं चाहे नहीं, एक्रूअल कैश बेसिस पे ना होके एक्रूअल बेसिस पे होते हैं कि जब भी खर्चा हो गया या हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, चाहे पैसा उसका रिसीव हुआ है नहीं हुआ, हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बाकी होते हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स। ये तो 3 मेजर थे, अजम्पशंस थी। बिजनेस एंटिटी, ये होता है कि ये बिजनेस है, बिजनेस और ऑनर हमेशा अलग माने जाते हैं। ये मैंने तुम्हें कैपिटल पिछले उस चैप्टर में भी बताया था कि जब हमने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसलिए कैपिटल वर्ड आता है। हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस है और जो ऑनर है वो दोनों बहुत अलग अलग हैं। बिजनेस जो कर रहा है वो अलग कर रहा है, जो ऑनर है वो अलग है। इसलिए जब ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको एक कैपिटल की तरह एक हमारे लिए कर्ज, बिजनेस के लिए एक कर्जा होता है कि मुझे उसको पे ऑफ करना है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी में ये हो गया। मनी मेजरमेंट मतलब हम हमेशा वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो होते हैं पैसों की टर्म्स में। मैंने किसी की हेल्प की या मैंने किसी के लिए बेनिफिट की, किसी को कोई भी ह्यूमन मतलब पैसे के टर्म्स में मैंने यदि कोई भी हेल्प नहीं की तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। या ये जैसे कि कोई भी अच्छी क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स में मैंने कुछ भी किया। हाँ, तो अगला अपने करेंगे अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं कि जिस पीरियड में वो कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट हुआ है तो हमें उसमें ही रिकॉर्ड करना चाहिए। सपोज मेरा अकाउंटिंग पीरियड 2021 और 22 है, इसमें मुझे कोई क्रेडिट सेल्स हुई है, मतलब मैंने सेल तो कर दी बट मुझे उसका पैसा नहीं मिला। अब मुझे उसका पैसा मिला 22-23 में, ठीक है, कैश रिसीव्ड। तो अब मैं ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करूँगी? ट्रांजैक्शन कैश सेल की तो मैं करूँगी 21-22 में, और जो कैश रिसीव्ड हुआ है उसकी होगी 22-23 में। अब इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी कैसे, ये आगे अपने जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसकी 2 एंट्री होगी, क्रेडिट सेल्स की होगी, जो भी हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमें सेल्स होगी, ठीक है। और फिर जब पैसा रिसीव हो जाएगा ये होगी ट्रांजैक्शन 21-22 में, और फिर 22-23 में हमें होगी कैश बैंक अकाउंट या कैश जो भी मिला हमें अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिससे हमें पैसा लेना था उससे पैसा हमें आ गया, ठीक है। तो ये उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें ये वो वाला ट्रांजैक्शन या वो इवेंट हुआ है, ठीक है। अब ये मेनली तो जो पीरियड है ये 12 मंथ्स का होता है, जो 12 मंथ्स के पर्पस से लिखा है कि अकाउंटिंग जो पीरियड है वो 12 मंथ्स का होता है, कि 12 महीने में जो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सब हमें उसमें रिकॉर्ड करनी होती है, पैसा जो आया है, पैसा जो गया है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बताते हैं कि जिस अमाउंट में हमने खरीदा है हमें उसमें उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करना चाहिए। सपोज मैंने मशीनरी खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है, 20 लाख की मैंने परचेज की। आज उस पर डेप्रीसिएशन लगा के उसकी जो आज वैल्यू है ना वो 10 लाख सपोज रहेगी, और यदि वही मैं सेम परचेज करती हूँ तो वो मुझे 12 लाख की परचेज होती है। तो मैं इसको रिकॉर्ड किस पे करूँगी? मैं इसको 20 लाख पे रिकॉर्ड करूँगी जिस अमाउंट पे मैंने खरीदी है। ये नहीं कि बाद में, ये हम अगले सालों में मतलब उसकी वैल्यू करेंगे, बट जिसमें हमने परचेज किया तो फर्स्ट ईयर पे 20 लाख पे ही आएगी।
उसके बाद आता है ड्यूअल कंसेप्ट। ये बताता है कि यदि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। मतलब हमने ये सीखा था कि जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यदि ये चीज़ बढ़ेगी तो इन दोनों में से एक चीज़ बढ़ेगी, यदि ये घटेगी तो इन दोनों में से कोई चीज़ घटेगी। ठीक है, और वैसे होता है कि ये सपोज ये बढ़ गई तो ये घट जाएगी, ये घट गई तो ये बढ़ जाएगी, वैसे। तो हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो ये हम आगे जो चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में उसमें देखेंगे सारी ट्रांजेक्शन्स। फिर आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये होता है कि जब हमारे पास हम सारा हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, माइनस जो हमारी जो भी इनकम है, जो भी हमें पैसा आया उसमें से हमारे जो भी खर्चे हैं जब हम माइनस कर देते हैं, जो नेट बचता है वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल में हम क्या करते हैं कि जब हम हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट होता है कि वो एक स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट जहाँ पे हम हमारी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हमारी उस कंपनी की पोजीशन क्या है। तो कैपिटल जो ऑनर ने पैसा लगाया प्लस इसमें नेट प्रॉफिट या इसको रिवेन्यू कहते हैं, वो ऐड कर देते हैं। तो उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे रिवेन्यू बोलते हैं कि वो हमेशा उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये होता है रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट बचता है वो कैसे निकलना चाहिए, हमारी इनकम और माइनस करके एक्सपेंसेस को जो नेट बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट के बाद जो हमारी बैलेंस शीट है ना, दोनों साइड्स की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, वो बराबर आनी चाहिए। फिर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि हमें बहुत ऑब्जेक्टिव मैनर में हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनानी चाहिए और रिकॉर्ड करनी चाहिए कि वो पर्सनल बायसनेस ना हम उस हिसाब से ना बनाए जिससे हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बहुत अच्छी लगे, हमारी कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअल पोजीशन है हमें वही दिखानी चाहिए। फिर आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट्स तो ये तो कंपल्सरी है, ये तो एक जनरल मतलब लीगल रूल बना दिया कि ये सबको ही एक्सेप्ट करना है और ये बहुत मतलब लीगल है। कन्वेंशंस होते हैं जो सिचुएशंस के हिसाब से कंपल्सरी भी है और ज़रूरी भी है फॉलो करने। ये इतने ज़रूरी नहीं है जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं। ये होते हैं 3 तरह के। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब हमें आईसीआई जो ये सब रूल्स बनाता है वो ये कहता है कि हमें हर चीज़ का डिस्क्लोजर देना चाहिए जो एक इन्वेस्टर या एक आउटसाइडर के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तो हमें हर एक इकोनॉमिक जो भी पैसे से रिलेटेड डिस्क्लोजर है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देनी चाहिए। फिर आते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वो होती है कि अभी तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो होगी बट वो हो सकती है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक जो रिजर्व गुल्लक वो बना के रखते हैं। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये होती है एक्सेप्शन किसके लिए, फुल डिस्क्लोजर के लिए। ये वो बोलती है कि जो लगता है हमें जो एक अकाउंटेंट को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, तो इररेलेवेंट है, तो वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर फुल डिस्क्लोजर में वो कह रहे हैं कि सारा कुछ रिकॉर्ड करो, मटीरियलिटी में वो बोल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ज़रूरी वो आप मत करो। तो ये तो उल्टा ही बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कन्वेंशन कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें वो ये बोलते हैं कि यदि हमें लगता है कि लॉस हो सकता है तो हमें पहले ही उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बट यदि हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में इस चीज़ पे गेन होगा उसको हमें अभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। भाई जब तक कोई बुरी चीज़ होगी तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहते हैं, बट यदि कोई अच्छी चीज़ होने लगती है तो हम उसके लिए ना अभी उतना खुश नहीं होते। हम वेट करते हैं कि जब तक वो हमें खुशी मिल नहीं जाती हम तब तक
खुश नहीं होते। जबकि जब कोई बुरी चीज़ होने लगती है या हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही या जो भी सोल्यूशंस हैं वो ढूंढने लग जाते हैं और उसके लिए अवेयर हो जाते हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है और उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। इसके लिए जो ज़रूरी है वो जो अजम्पशंस थी 3 वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये गोइंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। बाकी इसमें 1 मार्क में कोई चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसके साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। थैंक यू।